नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित व्यंग संस्कारों और शास्त्रों की पढ़ाई को देखने वाले हैं। यह जो व्यंग है, शिकायत मुझे भी है किताब से ली गई है। इस पुस्तक में कुल 23 व्यंग दिए हुए हैं। यह दूसरा व्यंग है जो हम आज देखने जा रहे हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। संस्कारों और शास्त्रों की पढ़ाई। मेरे एक दोस्त थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले, आधुनिक बुद्धिवादी, कट्टर मार्क्सवादी हैं। परिवार से नाता तोड़कर 20 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। उनका भी कोई है, मुझे पता नहीं था, पर उनका भी कोई था। पिछले हफ्ते वे प्रयाग की गाड़ी में मुंडे सिर मिल गए। पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, प्रयाग। लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग कहते हैं। पूछा, मुंडन किस लिए? बोले, फादर की मृत्यु हो गई। मैंने कहा, मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते थे। यूँ कोई बुरी बात नहीं है। जिनकी हैसियत है वे एक से ज़्यादा भी बाप रखते हैं। एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाज़ार में, एक एक हर राजनीतिक दल में। इधर एक आदमी है जिसके परसों तक 35 बाप थे। कल संविद सरकार टूट रही थी तो 15 रह गए। आज वह सरकार थम गई तो उसके 38 हो गए हैं। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था। उन्हें मैं जानता नहीं था। फिर वे 80 के थे और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था। दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा ज़रूर था। मुझे उसकी चिंता थी जिसे उन्होंने 20 सालों से सच्चा पिता मान रखा था, यानी मार्क्सवाद की। उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया था। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है? बोले, उनकी राख है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा, मैं समझा इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसका संगम में विसर्जन होगा। पहले वे चिढ़े, फिर कहने लगे, यार यह बड़ा विकट संघर्ष है। एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना। इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया। मेरी जो फजीयत हुई मैं ही जानता हूँ। उनके करने वाले और भी थे। चाचा मेरे भरोसे तो परलोक गए ही नहीं थे। मुझ जैसे के भरोसे कोई परलोक क्या, यह लोग भी बनाएगा। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कह दे कि बेटा, तुम्हारे चाचा की मृत्यु को दुख होगा, परलोक में उसकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की रक्षा भी तो करनी पड़ती है। तब क्या वह यह कहेगा कि चाची, अगर तुम्हारी यह भावना है तो मैं क्रांति को छोड़ देता हूँ। मेरे एक और दोस्त है, मुझसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी। मैं ही उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता रहा हूँ। एक दिन मैंने उन्हें धोती पहने, पालती मारे सत्यनारायण की कथा पर बैठे रंगे हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने ही मुझे कुचल दिया हो। मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा, झूठ नारायण, ये तुम्हारी क्या हरकत है? उसने कहा, यार मदर इन लॉ सास ने बहुत जोर डाला था। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी, नहीं सिर्फ तजुर्बे का फ़र्क है। यह जो मदर इन लॉ कहलाती है, क्रांतिकारी की दुश्मन क्रांति की दुश्मन होती है। क्रांतिकारी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष मदर इन लॉ से निपटना है। बात यह है कि वह बीवी देती है, बीवी कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए बच्चे देती है। तब मदर इन लॉ आकर कहती है, लाला अपने नहीं तो बच्चे का तो ख्याल करो। लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांतिदर्शियों की हड्डियां तो इधर मेरे पास ही रखी हुई है और लोगों के पास भी होंगी। संस्कार और शास्त्र की पढ़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। संस्कार और अर्थशास्त्र की एक एक पढ़ाई मैंने साफ देखी।
एक शहर में 2 साल पहले किसी सांस्कृतिक आयोजन में गया था। एक साहित्यिक रुचि के सज्जन बहुत पीछे पड़े कि मेरे घर चाय पीने चलिए। हर बार आग्रह के साथ वे यह ज़रूर जोड़ते, सरिता ने भी कहा है। समझा सरिता इनकी पत्नी होगी, साहित्य पढ़ती होगी, कुछ कविता वगैरह भी लिखती होंगी। चाय पीने पहुंचा तो बैठक से उन्होंने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा कर दी। दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों में इसके बाद क्या होता है, इसका मुझे बहुत अनुभव है। पत्नी आती है, नमस्ते के बाद बने बनाए वाक्य बोलती है, हम आपकी कहानियाँ पढ़ते रहे हैं, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। इसी वक्त उसे याद आता है कि दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है, पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त ना करे, व्यक्त करना ज़रूरी हो तो उसमें पति को शामिल करे। वह पति को शामिल कर लेती है। क्यों? वह कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले हफ्ते? अगर बच्चा भी हुआ तो अंकल जी को उससे नमस्ते कराया जाता है। कहा जाता है, अंकल तुम्हें बहुत मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। कभी मुझसे वही बच्चों को कहानी सुना देने का आग्रह भी किया जाता है। नुस्खे मेरे पास सब तरह के रहते हैं। प्रौढ़ों के लिए डायबिटीज़ का नुस्खा भी रखता हूँ और बच्चों के लिए कुकुर खांसी का भी। मैं बच्चे को राक्षस की कहानी फ़ौरन सुना देता हूँ। आग्रह हो तो उनके ससुर को भी कृष्ण सुदामा की कहानी सुना दूँ। बैठक में मैंने सोचा कि अब सरिता जी बाहर आएंगी और वही आंतरिक चर्चा चलेगी। बड़ी देर हो गई, सरिता जी तो क्या नाली जी भी नहीं निकली। सोचा चाय लेकर आएंगी, पर थोड़ी देर बाद सांकल बजी। पति महोदय भीतर गए और चाय की ट्रे लेकर आ गए। भीतर से एक बिल्ली निकली। उस घर में बिल्ली एकमात्र मादा थी जो पर्दा नहीं करती थी। सांकल धातु युग से चली आती घरेलू कॉलबेल है। सरिता जी कुछ संस्कार अपने घर से लेकर आई होंगी, कुछ यहाँ मिले होंगे। वह पाँव दरवाजे की तरफ बढ़ाती है तो हाथ सांकल पर चला जाता है। मगर जब यह स्थिति है तो इस आदमी ने बार बार क्यों कहा था सरिता ने भी आने को कहा है। इस दृश्य में सरिता का कुल इतना रोल है कि वह नेपथ्य में सांकल बजाती है। अगर इस आदमी को सरिता को भी मंच पर लाना है तो सांकल को निकाल फेंकना चाहिए, मगर तब वह थाली बजाने लगेगी। 2 साल बाद अभी फिर उस शहर में गया। वे फिर मुझे चाय के लिए ले गए। इस बार उन्होंने नहीं कहा कि सरिता ने भी आग्रह किया है। उसने नेपथ्य वाला हिस्सा नाटक से काट दिया होगा। मैं बैठक में पहुंचा। उसने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा नहीं की, पर ज़रा देर बाद ही सरिता जी ट्रे लेकर बाहर आई। एक आध औपचारिकता बात की, फिर घड़ी देखी, बोली, आप लोग चाय पिए, मेरा तो स्कूल का वक्त हो गया। वे चप्पल फटफटाती सीढ़ी से उतर गई। श्रीयुत सरितापति बोले, स्कूल में नौकरी कर ली है, आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं बढ़ता। समझ गया। अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दे दी। हमारे ज़माने में नारी को जो भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं। उसकी मुक्ति का कारण महंगाई है। नारी मुक्ति के इतिहास में यह वाक्य अमर रहेगा, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर सरकारी शादी कर ली। लड़का योग्य, सुंदर और अच्छी नौकरी वाला। पहले लड़की की माँ के संस्कारों ने जोर मारा और उसने हाय तौबा मचाई। अर्थशास्त्र से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने संस्कारों को एक पटकनी दी। माँ ने सोचा, वह जो 15,000 दहेज के लिए रखे थे, सब बच्चे, फिर 15,000 में भी अच्छा लड़का नहीं मिलता। उन्होंने कार्ड बांटकर दावत दे दी। अच्छी माँ क्यों ना यह इच्छा करे कि कोई अच्छा लड़का लड़की को भगाकर शादी कर ले और हमें बाद में बता दे तो हम एक भोजन दे दें। लड़ाई शास्त्रों की भी आपस में होती है। अर्थशास्त्र जब धर्मशास्त्र के ऊपर चढ़ बैठता है, तब गौरक्षा आंदोलन के नेता पंडित द्वारकानाथ जूतों की दुकान खोल देते हैं और कफ लेदर, बछड़े का चमड़ा के जूते बेचते हैं। गाय के बछड़े के चमड़े के जूतों को हाथ में भागवत की तरह लेकर ग्राहक से कहते हैं, यह जूता बड़ा मुलायम होता है। पहले कफ लेदर विलायत से आता था, पर
अब अपने देश में भी उतरने लगा है। अपना देश भी काफ़ी आगे बढ़ गया है। सड़क पर जब जुलूस में होते तब कहते गौहत्या के कारण देश गिर गया है। दुकान पर होते हैं तो तब कहते बछड़े का चमड़ा उतारने के कारण देश आगे बढ़ गया है। दोनों ही बातें सही है। देश गिरा ज़रूर, पर फिर घिसटता हुआ आगे भी बढ़ा और उनके कारखाने तक आ गया। वहाँ उन्होंने देश का चमड़ा उतार कर उसके जूते बना लिए और बेचने लगे। यह था व्यंग। संस्कारों और शास्त्रों की पढ़ाई। धन्यवाद।